आज हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा क्या है, कैसे निर्मित हुई, क्या उसने काम किया, सारी चीजों को देखेंगे। दरअसल देखो, जो भारत का संविधान है, उस संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा ने किया था। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। और संविधान क्या होता है कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे ये पता चलता है कि कोई देश कैसे नियम कानूनों, सरकार की प्रक्रिया कैसी होगी, वहां पे शासन व्यवस्था कैसी होगी, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। मतलब आपके देश में क्या नियम कायदे कानून होंगे, वो सब की जानकारी संविधान से मिलती है। और इस संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। तो हम ये देखेंगे कि संविधान सभा में कौन लोग थे, कहां से आए थे जिनने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। तो देखो, जो संविधान सभा का जो गठन है, ये दरअसल क्या है, अंग्रेजों के समय ही हो गया था। जब भारत ब्रिटिश के आधिपत्य में था तभी संविधान सभा का गठन किया गया था। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए जिसका निर्माण भारतीयों के द्वारा हो। ये एक बहुत लंबे समय से मांग, मतलब हमारी आजादी की मांग के साथ साथ ये भी एक मांग थी कि भारतीयों का एक संविधान हो जिसका निर्माण भारतीयों द्वारा किया गया हो। क्योंकि अभी तक भारत में जो अंग्रेज शासन व्यवस्था चला रहे थे वो ब्रिटेन से बन के आ रही थी, तो ये भारतीय लोग इसका विरोध करते थे। तो देखो, संविधान सभा के संदर्भ में जहां तक पहली बार मांग है वो 1895, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार संविधान सभा की बात की। अब देखो, ये स्पष्ट रूप से मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान सभा जैसी कुछ बात कर रहे हैं कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर जो दूसरी बार है 1895 के बाद, देखो फिर 1922 में भी महात्मा गांधी ने भी ऐसी कुछ बात की थी। महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा। फिर 1924 स्वराज्यीय नेताओं, जो स्वराज पार्टी थी, उनके नेता थे मोतीलाल नेहरू, उनके द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। ये सब मांग की ही जा रही थी, लेकिन इसमें जो मेन मांग है वो है 1927 की जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें भी, ये भी आप याद रखो, नेहरू रिपोर्ट, इस नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा की बात की गई थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, 1934 में एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने पहली बार औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की बात की। ठीक है ना। यदि संविधान सभा की सबसे पहले बात है तो देखो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, लेकिन यदि औपचारिक रूप से पूछा जाए तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? मानवेंद्र नाथ रॉय ने, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उन्हीं के द्वारा ये मांग सबसे पहले की गई थी। लेकिन देखो, ये मांग भारतीयों द्वारा लंबे समय से की जा रही, लेकिन अंग्रेजों ने कभी इसके प्रति सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। बाद में देखो 1934 1936 37 में कांग्रेस ने अधिवेशन में पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा का प्रस्ताव पारित करवा दिया कि भारतीयों की एक संविधान सभा हो। लेकिन कभी भी अंग्रेजों ने कहा है कि कोई, जिसको कहना चाहिए कि सकारात्मक रुख नहीं दिखाया कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा के गठन करेंगे। लेकिन अंग्रेज भी पहली बार देखो संविधान सभा के संदर्भ में कुछ सकारात्मक बात कहते हैं। कब कहते हैं? ये कहते हैं 1940 का अगस्त प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग को स्वीकारा गया। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भैया भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब देखो, अंग्रेज क्या कह रहे हैं, अगस्त ऑफर आता है 1940 में, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य मुख्यतः भारतीय होंगे।
अंग्रेज इस चीज को क्या कह रहे हैं कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य मुख्यतः भारतीय होंगे। भारतीयों ने इस मुख्यतः शब्द पे आपत्ति दर्ज की कि मुख्यतः नहीं, ऐसा बोलो कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य केवल भारतीय होंगे, क्योंकि जैसे कह रहे हैं मुख्यतः, मुख्यतः का मतलब है कुछ अंग्रेज भी होंगे। तो भारतीयों ने इस अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि नहीं, मुख्यतः शब्द नहीं होना चाहिए। फिर अंग्रेजों ने इसके बाद 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव, इसमें भी अंग्रेजों ने क्या है, स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन यहां पे भी उनने क्या बोल दिया था, युद्ध के बाद, युद्ध के बाद। यहां फिर से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर एक बात बोल दे रहे हैं, क्या है, ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन कर देंगे। तो भारतीयों ने इसको भी खारिज कर दिया कि जो कुछ करना है अभी करो, इसको पोस्ट डेटेड चेक कह के खारिज कर दिया। तो यहां पे भी देखो दूसरी बार अंग्रेज कह रहे हैं, लेकिन भारतीयों ने इसको फिर खारिज कर दिया। फिर इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। तो देखो ये जो कैबिनेट मिशन है, ये कैबिनेट मिशन में पहली बार संविधान सभा के गठन को स्पष्ट रूप से अमली जामा पहनाया गया। देखो यहां पर बात ही हुई, पहले भारतीयों ने मांग की, अंग्रेजों ने खारिज किया। फिर अंग्रेज कह रहे ठीक है तुम्हारे लिए संविधान सभा गठित कर दे रहे, लेकिन फिर भारतीय खारिज कर दे रहे क्योंकि अंग्रेजों का ऑफर सही नहीं था। लेकिन कैबिनेट मिशन आता है, ये कैबिनेट मिशन भारत में संविधान सभा का गठन करता है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। देखो कैबिनेट मिशन योजना के तहत दो काम हुए थे। एक काम हुआ था हमारी संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, और इसी ने भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया, अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे होगा इसके बारे में पूरा खाका खींचा गया था, कैसे चुनाव होंगे, कैसे क्या होंगे, और अंतरिम सरकार की जब तक नए चुनाव नहीं होकर सरकार नहीं बन जाती तब तक सत्ता ये अंतरिम सरकार चलाएगी। तो देखो ये कैबिनेट मिशन योजना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन की बात की गई और इसी के तहत संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो कैबिनेट मिशन योजना है, इस मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन होता है, और इस संविधान सभा में कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य होते हैं, टोटल मेंबर। संविधान सभा में कितने सदस्य हैं, 389 सदस्य। अब देखो पहला सवाल तो ये है कि ये संख्या कैसे आई, कि कौन ने कह दिया कि 389 सदस्य होंगे। तो देखो इन सबका आंसर इसमें इसी में लिखा है कैबिनेट मिशन योजना में, कि इनने क्या बोला कि भैया लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट या एक सदस्य कह सकते हो उसको, लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की बात की गई। और लगभग उस समय भारत की जो जनसंख्या लगभग 30-40 करोड़ के बीच में थी, तो उस आधार पर यहां पर क्या है, 389 सदस्यों की बात की गई, ठीक है ना। तो देखो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे ये बोला गया, और क्यों होंगे, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति, तो इस हिसाब से 389 सदस्य निकल के आए। फिर दूसरी बात कि इन 389 सदस्य कैसे आएंगे, पहली बात तो बोल दिया टोटल 389, फिर कौन होंगे 389, तो फिर क्या बोली गई दूसरी बात कि ये जो 389 सदस्यों में से कुछ सदस्य निर्वाचित होंगे और कुछ सदस्य मनोनीत होंगे, निर्वाचित और कुछ सदस्य मनोनीत होंगे, दोनों। मतलब हमारी संविधान सभा निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनी थी। अब देखो जब निर्वाचित की बात की गई कि निर्वाचन होगा, तो निर्वाचन में भी आगे बोला गया कि निर्वाचन कैसे होगा। तो देखो निर्वाचन के लिए बोला गया कि निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाएगा, अप्रत्यक्ष, जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, और इसके लिए जो विधि अपनाई जाएगी वो होगी एकल संक्रमणीय मत एवं समूह, एकल संक्रमण मत एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व,
प्रतिनिधित्व। अब ये प्रणाली क्या है इसको डिटेल में बाद में समझेंगे, आप तो बस इतना याद रख लो कि अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि जैसे आज हम देखते हैं ना कि हम सांसद विधायक का चुनाव करते हैं, ऐसा नहीं होता। एक तो अप्रत्यक्ष विधि अपनाई गई थी, मतलब राज्यों की जो विधायिका थी, उन विधायिकाओं के जो चुने हुए सदस्य थे, जो एमएलए लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर क्या है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। इसलिए देखो संविधान सभा की आलोचना की जाती है कि संविधान सभा दरअसल क्या है भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि चुनाव डायरेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो देखो निर्वाचित सदस्यों की बात क्या बोली गई कि इनके लिए चुनाव होगा और चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होगा, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाएगा और कुछ सदस्य मनोनीत होंगे। तो देखो यहां पर 389 सदस्यों में से इनने क्या बोला कि लगभग 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और बाकी के 93 सदस्य मनोनीत होंगे। 296 में भी क्या बोला कि देखो 296 में भी बोला इन्हें कि 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के होंगे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। मतलब देखो पहले भी बताया कि अंग्रेजों के समय भारत दो हिस्सों में बटा था। एक को कहते थे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, जिसमें ब्रिटेन डायरेक्ट शासन करता था, और दूसरा हिस्सा कहलाता था देसी रियासत। इस पे भी ब्रिटेन का ही कब्जा था, लेकिन यहां पर राजा होते थे नाम मात्र के। तो वो विभाजन की दृष्टि से तो दो ही हो जाते हैं, तो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। तो देखो 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत के थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे ये भी आपको याद रखना है। एक दिल्ली था, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। और बाकी के 93 सदस्य मनोनीत थे देसी रियासत के, मनोनीत। ठीक है, क्लियर हो गया। 296 निर्वाचित, तो 296 का हिसाब दे दिया कि 292 ब्रिटिश प्रांत, लगभग 11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, ऐसे 11 प्रांत से 292 लोग आ रहे थे। 4 चीफ कमिश्नर यहां से भी निर्वाचित होते थे, 296 निर्वाचित और 93 मनोनीत सदस्य। तो देखो इस रूप में 389 सदस्यों का यह हिसाब हो गया। 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 389 सदस्य यहाँ पे संविधान सभा में निर्धारित होते हैं ये, और चुनाव होता है। चुनाव के बाद ये 389 सदस्य मिलकर संविधान सभा का निर्माण करेंगे और संविधान सभा मिलकर संविधान का निर्माण करेगी। मतलब 389 सदस्य मिलकर संविधान सभा बनेगी और यही संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। अब देखो ये 389 सदस्य होते हैं, 389 सदस्य पूरे बांट दिए गए और फिर चुनाव होता है। यही चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव होता है, तो देखो चुनाव में जो रिजल्ट आता है, उस चुनाव में चुनाव के जो परिणाम है, चुनाव के परिणाम, इनमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, मुस्लिम लीग 73 सीटें, और बाकी की क्या है निर्दलीय थे, इसमें लगभग 15 निर्दलीय, ठीक है ना। तो देखो ये टोटल 296 का हिसाब हो गया, क्योंकि 296 सीटों पर ही चुनाव होने थे, तो ये 296 सीटों का हिसाब हो गया और इस रूप में रिजल्ट आता है। और इतने मेंबर मिलके अब संविधान सभा का निर्माण करेंगे और ये संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है ना। ये 296 निर्वाचित हो गए और बाकी देसी रियासतों के मनोनीत सदस्य हो गए। अब ये निर्वाचित हो गए, मनोनीत हो गए, टोटल 389 लोग थे। अब ये मिलकर बैठेंगे भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए। तो देखो इनकी जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया, 211 सदस्यों ने
भाग लिया। 389 सदस्य थे, लेकिन सदस्य कितने आए? केवल 211। पहली बैठक में कम सदस्य आने का कारण क्या थे? दो कारण थे। एक कारण तो था मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, उसको पाकिस्तान चाहिए था और वो पाकिस्तान के अलावा कुछ बात नहीं सुन रहा था। और दूसरा देसी रियासत, देसी रियासत भी अभी तक असमंजस में है कि वो भारत में मिले कि पाकिस्तान में मिले कि स्वतंत्र रहें, उनकी अलग लड़ाई चल रही है, असमंजस में है, तो वो भी संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहे हैं अभी। तो केवल 211 मेंबर ही पहली बैठक में आते हैं। और ये जो पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसी पहली बैठक में अब जब 211 सदस्य भी आ गए तो सभा की कार्रवाई को चलाने के लिए, सभा की कार्रवाई को चलाने के लिए एक अध्यक्ष ने नियुक्त किया। पहले इनने अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, सबसे बुजुर्ग सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया। और सबसे बुजुर्ग सदस्य ये दरअसल फ्रांस की परंपरा का अनुसरण किया है, फ्रांस की परंपरा, फ्रांस की परंपरा, वहां की संविधान सभा में भी इसे होता, तो उसी को हमने कहा गया कि ठीक है एक सबसे बुजुर्ग सदस्य को अध्यक्ष बना दो, तो फिर परमानेंट अध्यक्ष बाद में चुनेंगे। तो देखो पहली बैठक में इतनी बात हुई। फिर इसकी जो दूसरी बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस दूसरी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन होता है, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष का भी चयन होता है, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष में थे एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष में देखो दो लोगों का नाम मिलता है, एच.सी. मुखर्जी भी है और एक नाम और है कृष्णमाचारी, इन दोनों का नाम यहां पे याद रखना, ठीक है ना। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और इस संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन होता है 11 दिसंबर 1946 को और उपाध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और कृष्णमाचारी होते हैं। फिर तीसरी बैठक, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, थर्ड बैठक। ये पहली बैठक में अस्थायी, दूसरी बैठक में स्थायी और तीसरी बैठक में क्या काम होता है? तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पहली बार यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। और देखो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना का आधार बनेगा, प्रस्तावना का आधार। इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे और यही 8 अनुच्छेद, 8 पॉइंट थे, इन्हीं 8 पॉइंटों ने भारत की प्रस्तावना का निर्माण किया है। 13 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ है उद्देश्य प्रस्ताव। एक डेट और याद रखना, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है ना। तो ये संविधान की पहली बैठक और उद्देश्य प्रस्ताव का पारित होना, ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो संविधान सभा बैठ रही है, अपना काम कर रही है, 1947 है, लेकिन इसी बीच भारत का विभाजन हो जाता है। स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है और भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु देशों का गठन होता है। अब जब देश का विभाजन होगा तो स्वाभाविक सी बात है संविधान सभा का भी विभाजन होगा, क्योंकि जो 389 सदस्य है ना, उसमें से पाकिस्तान जो बंटवारा किया गया, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, वहां से भी सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो अब वो सदस्य तो क्या है, पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो सदस्यों की संख्या हो जाएगी कम। तो देखो जो आपके 389 सदस्य थे टोटल,
389 सदस्य, इसमें से कुछ मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। अब 1947 का 15 अगस्त 1947 के बाद क्या स्थिति बचती है संविधान सभा की? आजादी के बाद विभाजन, और विभाजन के बाद हमारी सदस्य संख्या रह जाती है केवल 299, बाकी पाकिस्तान में चलेगी। इन 299 में से भी 229 सीटें थी ब्रिटिश प्रांत की, ब्रिटिश प्रांत, और बाकी 70 सदस्य थे देसी रियासतों से। 70 सदस्य थे देसी रियासतों से। तो ठीक है ना। तो देखो आजादी के बाद हमारी संविधान की सदस्य संख्या कम हो जाती है और कितनी हो जाती है? 299। ठीक है। तो देखो ये संविधान सभा 15 अगस्त 1947 को इस रूप में विभाजित हो जाती है और सदस्य संख्या हो जाती है बेहद कम, और सदस्य संख्या कम होकर कितनी हो जाती है? 200 केवल 99 बस्ती है, जिसमें से 229 ब्रिटिश प्रांत के होते हैं और 70 देसी रियासतों के होते हैं। ठीक है ना। अब देखो इस संविधान सभा में, संविधान सभा जब कार्य कर रही थी, ठीक है, संविधान सभा की सदस्य संख्या कम हो गई, लेकिन संविधान का तो निर्माण जारी रखा गया। इस संविधान के निर्माण में बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। समितियां, देखो अब भाई 200-300 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा काम को बांट लिया, समिति बना ली कि 8-10 लोगों की ये समिति, उस समिति का अध्यक्ष, ये आपस में मिलकर तुमने कहा मौलिक अधिकार के संदर्भ में बना के लाना, किसी से कह दिया कि तुम झंडे के संदर्भ में बना के लाना, किसी ने तुम कार्य संचालन, तो अलग अलग समिति, पूरा संविधान इन्हीं समितियों के माध्यम से गठित किया गया है। ठीक है ना। तो इन समितियों की कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो इन समिति में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में जो संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कार्य था संविधान के प्रारूप पर विचार करना, प्रारूप पर विचार करना, संविधान के प्रारूप पर विचार करना। और यह संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? यह संविधान का प्रारूप तैयार किया था BN राव ने, बेनेगल नरसिंह राव ने। यह भी संविधान की सभा के बहुत महत्वपूर्ण, संविधान निर्माण से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हालांकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, ये याद रखना, संविधान सभा के सदस्य नहीं, ज्ञानी व्यक्ति थे, इसलिए इनको संविधान सभा का इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था और उस ड्राफ्ट पर विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो देखो ये BN राव का नाम भी याद रखना, लेकिन याद रखना ये संविधान सभा के सदस्य नहीं है। ये दरअसल क्या है, एक ICS अधिकारी थे, ICS अधिकारी, और इनको संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। ज्ञानी आदमी थे तो सलाहकार बना दिया गया, संविधान सभा का सलाहकार थे, सदस्य नहीं थे, याद रखना कि संविधान सभा के केवल सलाहकार थे। तो इन्होंने ही प्रारूप बनाया था, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और यह प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। ये डेट भी याद रखो, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ये हो गए इनके इस समिति के अध्यक्ष। ठीक है ना। बाकी सदस्यों के भी नाम याद रखना है आपको। दूसरे एक सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। सदस्य एक और थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम सदस्य मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें सदस्य थे KM मुंशी, KM मुंशी। छठवें सदस्य थे TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी। ये दरअसल DP खेतान की जगह आए थे,
डीपी खेतान की जगह पे आए थे। और 7वें सदस्य थे एन माधव राव, और ये एन माधव राव भी बी एल मित्र के स्थान पर आए थे, बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। ठीक है ना। तो देखो ये हमारी संविधान सभा से संबंधित प्रारूप समिति है। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग हैं। बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं, और इसका ये गठित कब की गई थी? 29 अगस्त 1947। इसका काम था प्रारूप पर विचार करना। और प्रारूप किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव ने, जो संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है ना। तो देखो ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान की। ये प्रारूप समिति की इन पूरे सदस्यों को आपको याद रखना है कौन कौन थे। इसके अतिरिक्त एक तो प्रारूप समिति हो गई, दूसरी समिति थी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। तीसरी एक समिति थी संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। चौथी समिति थी राज्यों से संबंधित समिति, राज्यों से वार्ता संबंधी समिति, इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। ये 4 समिति हो गई। 5वीं समिति थी नियम एवं प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति। और 6वीं एक समिति थी संचालन समिति, संचालन समिति। इन दोनों समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। फिर एक और समिति थी 7वीं, संचालन समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति, संचालन समिति। फिर एक समिति थी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति। और सलाहकार समिति, और इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार पटेल। ठीक है ना। तो देखो ये महत्वपूर्ण समिति हैं जो संविधान के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त भी और समिति थी, उनके भी नाम आपको अध्यक्ष और नाम याद रखना है। जैसे एक समिति थी कार्य संचालन समिति। देखो संचालन समिति अलग है, कार्य संचालन समिति अलग है। ये छोटी छोटी समितियां हैं। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी, के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। इस समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। सदन समिति, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। फिर एक और थी सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति, सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति और नागरिकता संबंधी समिति। इन दोनों के अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। इन दोनों समिति के अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। हालांकि ये एस वरदाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है ना। एस वरदाचारी।
अब देखो, एक समिति अपन ने अब भी लिखी थी जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। एक समिति अब भी अपन ने लिखी, सरदार पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। उस समिति में दो उप समितियां थी, दो उप समिति थी। कौन कौन सी थी? एक उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। और इस मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और दूसरी उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। और इस अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है ना। फिर एक समिति क्रेडेंशियल समिति, क्रेडेंशियल समिति। क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर एक थी प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन। ठीक है ना। तो देखो, ये इतनी समितियां थी, इन इतनी समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा ने इतनी सारी समितियों से मिलकर संविधान का निर्माण किया गया। अब देखो, ये जो संविधान की इतनी सारी समितियां थी, इन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे, इन समितियों ने ही काम को बांट लिया था और संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है ना। अब देखो, ये जो संविधान सभा निर्मित की गई थी, संविधान सभा, इसके कार्य भी बताए गए थे कि संविधान सभा क्या करेगी। संविधान सभा के दो कार्य बताए गए थे। सबसे पहले तो था संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना। और दूसरा था अंतरिम सरकार के लिए संसद के रूप में काम करना, संसद के रूप में कार्य करना, संसद के रूप में कार्य करना। मतलब देखो, संविधान सभा वही लोग हैं, पहले 389 थे जो घट के 299 हो गए। 299 जो सदस्य हैं, दो अलग अलग रूपों में काम कर रहे हैं। एक बार जब उनकी संविधान सभा के लिए बैठक होती थी, उस समय उनके अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और जब यही लोग संसद के रूप में कार्य करने के लिए बैठते थे, तब इनके अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते थे जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। जब संविधान निर्माण के रूप में काम करते थे तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे, और जब संसद के रूप में कार्य करते थे तो जी.वी. मावलंकर इस सभा के अध्यक्ष होते थे। ठीक है ना। तो ये संविधान सभा के दो मूल कार्य बताए गए थे। अब देखो, इसमें संविधान सभा के संदर्भ में इतनी ही फैक्चुअल बातें हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं संविधान सभा से संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जैसे सबसे पहला एक फैक्ट है कि हमारे संविधान के निर्माण में जो समय लगा है, कितना लगा है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, 60 देशों के संविधान को रीड किया गया था, उनसे ही प्रेरणा लेके किया गया था। कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र। 11+1 कहते हैं, 11+1 कहते हैं क्योंकि अंतिम सत्र को यदि जोड़ लो, ऐसा लिख लेना कि अंतिम सत्र को जोड़ लेंगे तो टोटल 12, नहीं तो 11 सत्र हैं। 11+1 को याद रखना। टोटल जो खर्च हुआ था, तो खर्च लगभग 64 लाख रुपए आया था, लगभग 64 लाख हुआ था।
प्रारूप पर जो विचार, प्रारूप पर विचार, प्रारूप पर विचार 114 दिन, ठीक है ना। और जो हमारा संविधान है वो तैयार, अंगीकृत और आंशिक लागू, आंशिक लागू, ये हो गया था 26 नवंबर 1949। तैयार हो गया था, हमने अंगीकृत भी किया था, संविधान की प्रस्तावना में यही डेट लिखते हैं। और आंशिक लागू, आंशिक लागू क्यों? क्योंकि लगभग 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे, लगभग 16 अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया गया था। बाकी जो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू का हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जिसको हम संविधान लागू होने के दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन हम अपनी 26 जनवरी की डेट को याद रखना चाहते थे, क्योंकि 26 जनवरी को हमने सबसे पहले स्वतंत्र दिवस, मतलब जब हम गुलाम थे तभी हमने मान लिया था कि 26 जनवरी को हमने अपना स्वतंत्र दिवस मना लिया था कि आज से हम आजाद। लेकिन अंग्रेजों ने हमको 15 अगस्त को आजाद कर दिया, तो इस 26 जनवरी को यादगार रखने के लिए हमने कहा अपना संविधान लागू किया था। उनका 2 महीने तो बचे हैं, रुक जाते हैं। और इसलिए 26 जनवरी को, वो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाया जाता है। ये गणतंत्र दिवस है और ये संविधान दिवस है, ठीक है ना। तो देखो ये इतनी फैक्चुअल है। और कुछ डाटा है जो आपको याद रखना संविधान सभा से संबंधित। क्या डाटा है कि देखो, जो संविधान है, ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन यह संविधान सभा भंग कर दी गई। तो संविधान सभा कब भंग की? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग कर दी गई। लेकिन जो संविधान सभा के सदस्य, देखो पहले ही बताया संविधान सभा दो कार्य थे, एक तो संविधान का निर्माण करना, तो संविधान निर्माण हो गया तो वो उस कार्य के लिए भंग कर दी गई। लेकिन ये संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती रही, संसद के रूप में कार्य करती रही, संसद के रूप में कार्य करती रही। कब तक? 1952 तक। भारत में पहला चुनाव होता है 1952 में, और 1952 में ही ये नई संसद बन के आ जाती है, तो ये खत्म हो जाती है। और देखो ये भी याद रखो कि जो 1952 तक इसने संसद के रूप में कार्य किया, तो जो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन है, प्रथम संशोधन, वो भी संविधान सभा ने ही किया, संविधान सभा ने 1951 में। अब देखो कायदे से संविधान सभा भंग हो गई थी, लेकिन अभी संसद नहीं बनी है, यह संविधान सभा का आधा कार्य हो गया था, तो वो संविधान सभा भंग। लेकिन इन्हीं लोगों ने संविधान में, जो संविधान के निर्माता थे, उन्हीं ने संविधान में पहला संशोधन किया। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि नई संसद बनेगी 1952 में, तब जाके वो आगे के संशोधन करेगी, ठीक है ना। तो ये संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा का भंग कर दिया गया था। लगभग 284 सदस्य उस दिन उपस्थित थे। फिर इसका एक चीज और आपको याद रखना है कि जब आपको संविधान लागू हुआ था, उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची। अब तो बढ़ गए हैं, लेकिन मूल संविधान में इतने थे। फिर इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 393, अनुच्छेद 393। इस अनुच्छेद 393 में जो संविधान है, इस संविधान के लिए शब्द यूज किया गया है भारतीय संविधान। अनुच्छेद 393 में लिखा है भारत का संविधान। एक ही आर्टिकल याद रखना, भारत का संविधान, एकमात्र आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि ये जो संविधान है ये भारत का संविधान है। मतलब 300, आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान का शीर्षक, भारत का संविधान किस अनुच्छेद में है? 393 अनुच्छेद में है। फिर एक और अनुच्छेद है 394,
अनुच्छेद 394। इस अनुच्छेद 394 में लिखा है कि जो इस संविधान के 16 अनुच्छेद हैं वो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए हैं और बाकी के जो बचे अनुच्छेद हैं वो 25 जनवरी 1950 से लागू होंगे। ये किस में लिखा है? 394। तो देखो आर्टिकल 393 और 394 दोनों को याद रखना। एक और अंतिम आर्टिकल जो था 395। 395 में क्या लिखा है कि जिस दिन यह संविधान लागू हो जाएगा उस दिन भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। देखो 1935 के अधिनियम में लिखा था कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 के अधिनियम से देश चलेगा। अब संविधान बन गया, संविधान लागू किया तो 395 में लिख दिया कि 1935 का अधिनियम खत्म, स्वतंत्रता अधिनियम 1945 दोनों समाप्त कर दिए गए। तो ये देखो आखिरी के 3 आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और क्या है इस संविधान सभा से संबंधित बातें कि ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का प्रतीक या मोहर हाथी था। मोहर या प्रतीक क्या था? हाथी था। दूसरा, इस संविधान सभा का जो सुलेख है, मतलब संविधान सभा को क्या है, हाथ से हैंड रिटन था संविधान। इस संविधान सभा का सुलेख लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। और हिंदी में जिसने सुलेख लिखा है, हिंदी सुलेख ये लिखा है बसंत कृष्ण वैद्य ने। बसंत कृष्ण वैद्य। और जो संविधान सभा में सजावट की गई, संविधान जो किताब है, देखो दरअसल ये पन्ना है, इस पन्ने में संविधान के आर्टिकल लिखे हैं और आजू बाजू क्या है, थोड़ी सी डिजाइन डाली गई है। तो ये सजावट का काम किया है नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। फेमस चित्रकार है नंदलाल बोस और उनकी टीम ने मिलकर ये काम किया। सुलेख मतलब समझ रहे हैं ना, हैंड रिटन संविधान टाइपिंग भी अलग है लेकिन हाथ से लिखा गया। तो हैंड रिटन प्रिंट किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजाद अंग्रेजी में लिखा है इसने और बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा है। तो देखो संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, संविधान सभा ने किया है। लेकिन उस संविधान सभा को लिखने, जो संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को लिखने का काम इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना, ठीक है ना। तो देखो ये भारत की संविधान सभा है। संविधान सभा के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है। इसके संदर्भ में कुछ और चीजें हैं जो संविधान सभा ने निर्धारित, मतलब संविधान सभा के अन्य निर्णय, संविधान सभा के अन्य निर्णय, संविधान सभा के अन्य निर्णय मतलब संविधान निर्माण करने और अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने के साथ साथ इस संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता की स्वीकृति दी। राष्ट्रमंडल की सदस्यता, इसकी स्वीकृति देते हैं मई 1949 में। मई 1949 में यही संविधान सभा राष्ट्रगान को अंगीकृत करती है। राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया 24 जनवरी 1950। 1950 राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को ही अंगीकृत किया गया। अंतिम बैठक थी ना तो सब उसी दिन कर लिया। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947, ठीक है ना। और जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950।
50। देखना, ये थोड़ा सा याद रखना, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं वो 24 जनवरी को ही बन जाते हैं। चुनाव 1952 में होगा, तब चुनाव जीत के आएंगे और राजेंद्र प्रसाद फिर राष्ट्रपति बनेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद ने 2 टर्म पूरा किया, लेकिन ये 2 साल तक वो फ्री में राष्ट्रपति रह गए। मतलब जब चुनाव होंगे तब तक के लिए राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है ना। तो देखो, ये संविधान सभा से संबंधित हमारी कुछ बातें हैं। अब देखो, इस संविधान सभा की कुछ लोगों ने आलोचना करते हुए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उन स्टेटमेंटों को हमको याद रखना है। जैसे एक फेमस स्टेटमेंट है चर्चिल का। चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति की सभा कहा है। संविधान सभा को क्या कहा? एक जाति की सभा। चर्चिल का स्टेटमेंट था। साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा है। हिंदुओं की सभा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे कहा है कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, क्योंकि ज्यादातर सदस्य कांग्रेस से ही चुने हुए आए थे। ठीक है ना। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो आपको संविधान सभा से संबंधित में, संविधान सभा के संबंध में याद रखने हैं। ठीक है ना। और देखो, ये चर्चिल का एक और स्टेटमेंट है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो चर्चिल ने क्या कहा था कि ये एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हनी नहीं है। ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन गायब है। दुल्हन गायब है। ये कब कहा था? जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, आई नहीं थी, उस समय चर्चिल का ये स्टेटमेंट था। ठीक है ना। तो देखो, ये संविधान सभा के संदर्भ में ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको होना चाहिए।